इसमें जैसे नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या अंतर है? हाँ, इसका मतलब मनोविज्ञान तो साइकोलॉजी हो गया, और मानकीय विज्ञान का मतलब नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब आदर्श मूलक विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें कुछ नॉर्म्स होता है, कुछ मान कर चला जाता है, ऐसे विषय को जो है नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है। नॉर्मेटिव साइंस, जैसे मैं कल सौंदर्य विज्ञान का हवाला दिया था, तो नॉर्मेटिव साइंस में उसको भी रखा जाता है, नीति शास्त्र को भी नॉर्मेटिव साइंस में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आप कुछ मूल्यों को मान लेते हैं, जबकि विज्ञान में पहले कुछ नहीं माना जाता है। विज्ञान में जैसा अनुसंधान होगा वही मैं लिखूंगा। हम लोग 10th में 12th में जो मान लीजिए प्रयोग करते थे साइंस में, तो कभी कभी मान लीजिए 200 मीटर की जगह पर जो है 210 मीटर आता था, तो हम लोग 210 मीटर ही तो लिखते थे, अब ब्रैकेट में लिखते थे एप्रॉक्स, क्योंकि हमारे अनुसार तो इतना ही आया है कि भाई जो आया है मैं वही तो लिखूंगा। और जो मान लीजिए ज़्यादा दिमाग लगाता था वो इधर उधर उसको सेट करके गुणा भाग करके एकदम एक्यूरेट 200 लिखता था। तो विज्ञान में जो प्रयोग में आएगा वही हम लिखेंगे। नॉर्मेटिव साइंस में पहले ही कुछ चीज़ों को आपने मान लिया है, आदर्श मान लिया है, और उसके मान कर जो है आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो उसको नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है। इसीलिए जो है मैं कल बताया था कि जो नीति शास्त्र है न तो कला है न तो प्राकृतिक विज्ञान है, वास्तव में एक अलग विषय है। अब जैसा चलिए नैतिकता और नीति शास्त्र, नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या डिफरेंस है, नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर। भाई जैसे कल मैं बताया था कि ये जो बड़ा गोला है वो नीति शास्त्र है, और इसके भीतर छोटा गोला जो है नैतिकता है। और नीति शास्त्र तो कल मैं समझाया था आपको कि नीति शास्त्र क्या होता है। अब नैतिकता क्या होता है, जैसा 2 लाइन पहले सुन लीजिए। भाई नैतिकता एक समाज व्यवस्था है। नैतिकता जो है, चूंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए नैतिकता एक समाज व्यवस्था है जो लोगों के व्यवहार को जो है नियमित करता है। भाई नीति शास्त्र का ही तो छोटा पार्ट है। तो जैसे नीति शास्त्रीय मूल्य जो है हमारे व्यवहार को नियमित करते हैं, उसी तरह से नैतिकता भी हम लोगों को जो है रेगुलेट करती है, हम लोग का मार्गदर्शन करती है। और नैतिकता में जो है कुछ समाज के ऐसे मापदंड मान लिए जाते हैं जो समाज द्वारा अनुकूल हैं, समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ऐसे मापदंड को जो है नैतिकता में स्वीकार कर लिया जाता है, और इन्हीं मापदंडों के आलोक में, इन्हीं मापदंडों के प्रकाश में व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसा जो मापदंड समाज के द्वारा बनाया गया है उसे नैतिकता कहा जाता है। भाई नीति शास्त्र का ही तो छोटा स्वरूप है, तो जो नीति शास्त्र की परिभाषा होगी लगभग मिलती जुलती परिभाषा नैतिकता की वही तो होगी। थोड़ा सा संकीर्ण परिभाषा होगी, क्योंकि नीति शास्त्र में जो है अनुसंधान, खोज, विवेचन, विवरण, विश्लेषण सब होगा। यहाँ पर नैतिकता में ये सब नहीं होता है। नैतिकता तो समाज की एक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। समाज में जो प्राचीन काल से, चाहे मान लीजिए समाज में वाद विवाद से जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, उसी पहलू को हम लोग जो है नैतिकता की श्रेणी में रख देते हैं, और उसी मापदंड के आधार पर लोगों के व्यवहार को निर्धारित करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जो समाज ने नियम निर्धारित किया है, अभी एक पढ़ रहा था, तो मान लीजिए वो लड़की ने अपने से ही स्वयं शादी कर ली, आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक, मतलब उस लड़की ने अपने से ही शादी कर ली। तो बताइए, अब आज पेपर पढ़ रहा था तो लड़की बोले कि भाई लोग पूछेंगे कि किससे शादी की, तो हम क्या बोलेंगे, अपने से शादी की। तो ये जो देखा जाए तो हमारे यहाँ समाज में जो है नैतिक मान्यता ये नहीं है ना, लड़का लड़की का शादी होगा ना, लड़का लड़के का शादी थोड़ी ना होगा। कल भी बोला लड़की लड़की का शादी थोड़ी ना होगा, स्वयं से कौन सा शादी कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ समाज का मापदंड नहीं है ना। इसका मतलब समाज का जो मापदंड बनाया गया है, समाज की कसौटी पर जो देखा जाए तो जिसको रख कर देखा गया है कि यह अनुकूल है, उन्हीं मापदंडों के समूह को नैतिकता कहा जाता है जो समाज ने निर्धारित किया है। और उसी मापदंड के आधार पर
जो समाज में गतिविधियां होती हैं, जो व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन नैतिकता हम लोग को नहीं लिखना, हम लोग दोनों में अंतर लिखना है। अब एक एक मैं समझाता हूं तब लिखिए, क्योंकि थोड़ा सा जानेंगे तभी तो लिखने में आनंद आएगा। पहला चीज देखिए, नैतिकता में अभी मैं बताया कि नैतिकता जो है देखा जाए तो एक तरह से समाज की व्यवहारिकता है, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित। जो भी नीति शास्त्रीय सिद्धांत हैं, उन नीति शास्त्रीय सिद्धांतों को जो है समाज में विचार विमर्श किया गया, और विचार विमर्श करने के बाद जो है कुछ व्यवहार को स्वीकार किया गया। इसका मतलब कि नैतिकता जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अप्लाइड इथिक्स है। अप्लाइड मतलब व्यवहारिक विषय वस्तु है। नीति शास्त्र से ही तो नैतिकता निकला है, और नीति शास्त्र तो सैद्धांतिक भी है, व्यवहारिक भी है। तो नीति शास्त्र का जो व्यवहारिक पक्ष है उसे नैतिकता कहा जाएगा, जिसकी समाज में मान्यता हो, जिसे समाज स्वीकार करता हो, जो समाज के अनुकूल हो, समाज के मापदंड से मेल खाता हो। नंबर एक, नैतिकता नीति शास्त्रीय सिद्धांतों के नीति शास्त्रीय सिद्धांतों के व्यवहारिक पहलुओं को कहा जा सकता है। व्यवहारिक पहलुओं को कहा जा सकता है, नीति शास्त्रीय सिद्धांतों के व्यवहारिक पहलुओं को कहा जा सकता है। इस तरह नैतिकता व्यवहारिक विज्ञान की तरह है, व्यवहारिक विज्ञान की तरह है। अब जैसे देखिए, कल मैं बता रहा था कि नीति शास्त्र जो है केवल व्यवहार नहीं है। नीति शास्त्र उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, जितना भी चीज है सब सिद्धांतों का विश्लेषण करता है, सब मापदंडों का निर्धारण करता है। इसका मतलब कि जिस तरह से हम लोग गणित पढ़ते हैं, भौतिकी पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, उसी तरह से नीति शास्त्र भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सैद्धांतिक विज्ञान ज़्यादा है। भाई जैसे मान लीजिए गणित की कुछ मान्यताएं हैं ना, गणित की मान्यताएं हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होगा, मान्यता है। उसी तरह से नीति शास्त्र भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि गणित विज्ञान की तरह वह भी जो है कुछ पहले से मान्यता रखता है, एग्जाम रखता है, सैद्धांतिक ज्यादा है। हमें कहते हैं ये नैतिकता जो है व्यवहारिक ज्यादा हो गया, और नीति शास्त्र जो है सैद्धांतिक ज्यादा हो गया। बस एक ही लाइन ध्यान रखिए, उधर लिखिए, नीति शास्त्र सिद्धांत और मापदंड का निर्धारण करता है, सिद्धांत और मापदंड का निर्धारण करता है। अतः गणित विज्ञान की तरह यह भी सैद्धांतिक विज्ञान है। गणित विज्ञान की तरह यह भी सामान्यतः, क्योंकि गणित विज्ञान तो है नहीं, गणित विज्ञान की तरह यह भी सामान्यतः सैद्धांतिक विज्ञान है। अब जब देखिए, अभी मैं बताया कि नीति शास्त्र जो है ये व्यापक हो गया, और ये नैतिकता जो है संकीर्ण है। इसका मतलब जो है ये हुआ कि नैतिकता जो है एक संकीर्ण अवधारणा है, नीति शास्त्र से जो है छोटी अवधारणा है। इसमें हम लोग जो है वह देखा जाए तो केवल सामान्य रूप से जो है उचित अनुचित का निर्धारण करते हैं। एक आचार संहिता जो है, सामान्य आचार संहिता की बात किया जाता है, इससे ज़्यादा इस पर सोच विचार नहीं किया जाता है। भाई हमें कहते हैं कि आज के 50 साल पहले जिसको हम नैतिकता की श्रेणी में रखते हैं, आज हम लोग जो उसको अनैतिकता की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उस समय जो विचार विमर्श था, आज जो उत्तर आधुनिक समाज में हम लोग का विचार विमर्श है वो अलग हो गया। आज हम लोग का सोच बदल गया, परिस्थिति बदल गई, जिसके कारण उन सब मान्यताओं को हमने अस्वीकार कर दिया। तो नैतिकता जो है एक सामान्य विषय वस्तु है। भाई जैसे मान लीजिए पीढ़ियों में गैप आ जाता है, जो हमारा सोच है वो आज के 10 साल 15 साल के बच्चे का सोच नहीं है। इसीलिए गार्जियन देखिए एक लिमिट के बाद जो है टोका टिप्पणी बंद कर देता है बच्चों को, क्योंकि उसको पता है कि जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप है ना, जो आप सोच रहे हैं कि आप आधुनिक हैं,
लेकिन आपका जो बच्चा है वो आपसे भी ज्यादा दूसरे तरह का सोच होगा। आप कहेंगे कुछ, करेगा कुछ, आप सोचेंगे यार बताओ ये मानता ही नहीं है। जनरेशन गैप है, तो यहाँ पर जनरेशन गैप आया क्यों? क्योंकि मान्यताएं बदल गई, विचार बदल गया। नंबर 2, नैतिकता में यह संकीर्ण अवधारणा है, संकीर्ण आबलिक सीमित अवधारणा है, जिसमें सामान्य आचार संहिता, जिसमें सामान्य आचार संहिता के आधार पर उचित अनुचित का निर्णय किया जाता है। सामान्य आचार संहिता, सामान्य आचार संहिता के आधार पर उचित अनुचित का निर्णय किया जाता है। मतलब सामान्य रूप से कि ऐसा होना चाहिए, हमको लग रहा है। और अभी मैं बताया कि नीति शास्त्र में, कल भी बता रहा था कि नीति शास्त्र तो व्यापक का उदाहरण है ही है, इसमें चीजों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि कानून और नैतिकता, तो मैं विश्लेषण करूंगा, तब मैं बताऊंगा कि क्या आपको मूल्यांकन लिखना है। ये नहीं कि हमारा मन कर रहा है ऐसा होना चाहिए, आपके मन से नहीं, जो विश्लेषण से निष्कर्ष निकलेगा वो लिखना है हमको। तो यहां पर देख रहे हैं कि विश्लेषण ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी समाज में स्वीकृत मूल्य है, जो भी समाज में नैतिक मान्यताएं हैं, उन नैतिक मान्यताओं का यह विश्लेषण करता है, विवेचन करता है, तर्क करता है। तर्क और विश्लेषण के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसको स्वीकार करता है। सिर्फ जो है वो देखा जाए तो जो हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही हैं, जो मान लीजिए रूढ़ियां चली आ रही हैं, उसके आधार पर नैतिक बातों को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन नीति शास्त्र में परंपरा और रूढ़ि के आधार पर जो है मूल्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि विश्लेषण के आधार पर स्वीकार किया जाएगा, तर्क के आधार पर स्वीकार किया जाएगा कि हमारे तर्क क्षमता से मेल खाता है, इसलिए मैं स्वीकार करूंगा। नंबर 2 उधर लिखिए, यह व्यापक अवधारणा है। इसमें सामान्य स्वीकृत मूल्यों को, इसमें सामान्य स्वीकृत मूल्यों को विश्लेषित किया जाता है। सामान्य स्वीकृत मूल्यों को, मूल्यों का विश्लेषण किया जाता है। सिंपल लिख दीजिए, सामान्य स्वीकृत मूल्यों का विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर स्वीकार किया जाता है, और उसके आधार पर स्वीकार किया जाता है। अब जैसा देखिए तीसरा बात, ये भी आया है आईएएस में, 150 शब्द का इसी साल पूछा था, नैतिकता और नीति शास्त्र में जो अंतर करें, इसी साल देख रहा था। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। ये अपना जो सिलेबस है इथिक्स का, एक तो इसको पढ़ लीजिए और थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा और पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए नीति शास्त्र क्या है, आपने सामान्य रूप से नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर पढ़ लिया। आपको सोचना चाहिए था ना कि रोज धर्म का बवाल चल रहा है, धर्म और नीति शास्त्र में क्या डिफरेंस है, या धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन यही है, अभी तक नहीं पूछा है। बस इतना दिमाग लगाना है कि जो हमारा सिलेबस है उसके अलावे जो है, जो समाज में चल रहा है, थोड़ा सा वो भी हम पढ़ लें। बस सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा बात देखिए, पहले समझिए, ये बताइए, कल मैं बताया था कि, अच्छा पहले नैतिकता बताऊं। जैसे मान लीजिए नैतिकता नीति शास्त्र का जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग है, नैतिकता नीति शास्त्र का जो है अभ्यास है। तो ये बताइए कि जब नीति शास्त्र का अभ्यास है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई जब कार्य करते हैं तो नीति शास्त्र में जो हमने पढ़ा है उसी को एप्लीकेशन करके देखते हैं कि ये जो है नैतिक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैतिकता को बनाने में, नैतिकता को समृद्ध करने में नीति शास्त्र जो है सहायक है। लेकिन अभी मैं बताया कि नीति शास्त्र किसी की सहायता नहीं लेता। नीति शास्त्र तो वास्तव में नैतिकता का विज्ञान है, साइंस ऑफ मोरलिटी। कल बताया था कि खुद ही एक तरह से साइंस है। उपयोगितावाद हो, चाहे सुखवाद हो, चाहे उदारवाद हो, चाहे समाजवाद हो, चाहे गांधीवाद हो, अराजकतावाद हो, फांसीवाद हो, कुछ भी हो, नीति शास्त्र उसका स्वयं विश्लेषण करेगा अपने आधार पर, और स्वयं विश्लेषण करके बताएगा कि कितना सही है कितना गलत है। तो नैतिकता जो है नीति शास्त्र का अभ्यास है। नैतिकता
को परिपक्व करने में नीति शास्त्र सहायता करता है, लेकिन नीति शास्त्र जो है खुद का विश्लेषण करता है, किसी की सहायता नहीं लेता है। नैतिकता के लिए नीति शास्त्र की सहायता ली जाती है, लेकिन नीति शास्त्र किसी की सहायता नहीं लेगा, स्वयं अपने तर्क क्षमता से जो है विश्लेषण करके बताएगा कि क्या सही है क्या गलत। नंबर 3 उसमें लिख दीजिए, पहले नीति शास्त्र नैतिकता में पहले जैसे नीति शास्त्र का अभ्यास है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखवा दें, जैसे उपयोगितावाद का प्रयोग, जैसे उपयोगितावाद किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, या सरकारी नीति बनाने में किया जा सकता है, या सरकारी नीति बनाने में किया जा सकता है, तो वह नैतिकता का विषय बन जाएगा, तो वह नैतिकता का विषय बनेगा। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे उपयोगितावाद है, पहले समझिए, उपयोगितावाद का मतलब होता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ऐसा काम करिए जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल सके, इस बात को उपयोगितावाद कहा जाता है। तो इसकी आलोचना होती है कि भाई अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो गया, ये बताइए कि जो अल्पसंख्यक व्यक्ति है उसके सुख का क्या होगा। तभी तो उपयोगितावाद की आलोचना की गई। तो जब उपयोगितावाद का प्रयोग करके हम कोई सरकारी नीति बना दिए, तो ऐसी दशा में जो बना वो तो हम नैतिकता हो गया, क्योंकि हमने जो उपयोगितावाद जो नैतिक सिद्धांत था उसका हमने व्यवहारिक प्रयोग कर दिया, उसका हमने व्यवहारिक प्रयोग कर दिया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हुआ कि नहीं। लेकिन ये बताइए नीति शास्त्र में, जैसे मैं कहूं कि नीति शास्त्र, तो कल मैं बता रहा था कि नीति शास्त्र वस्तुतः क्या है, नैतिकता का विज्ञान है। जैसे उपयोगितावाद एक जो है नीति शास्त्रीय सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि उपयोगितावाद का सिद्धांत कोई हवा में दे दिया गया। बेंथम, जेम्स मिल जैसे विचारकों ने जो है बाकायदे जो है देखा जाए तो 12 साल तक उस पर जो है वो देखा जाए तो काम किया, उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया। फिर आप देखते हैं कि जीएस मिल जब आया तो 20 साल तक उसका अध्ययन किया, जो जेम्स मिल है। तो जेम्स मिल का जो शिष्य है, जेम्स मिल का गुरु बेंथम, और जेम्स मिल का जो पुत्र है वो है जीएस मिल। तो आप जानते हैं कि जेम्स मिल जो है एकदम बेंथम का भक्त था, जितना बेंथम कहता था वही मानता था। तो ये जेम्स मिल जो है अपने पुत्र को भी लेकर बेंथम के यहाँ जाता था कि चलो तुम भी कुछ अध्ययन कर लो, तो ये भी जाता था। लेकिन ये जीएस मिल काफ़ी जो है देखा जाए तो तर्कसंगत क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा थी। उसने बेंथम का जो उपयोगितावाद था उसमें संशोधन किया और फिर नया एक सिद्धांत दिया। आया हुआ है क्वेश्चन आप लोगों के इथिक्स में कि सुख का क्या पैमाना होना चाहिए, आया है ना क्वेश्चन आईएएस में, सुख का क्या पैमाना होना चाहिए, यही लिखना था। बेंथम और जीएस मिल का विवाद लिखना है, उसमें सामान्य लिखने से नंबर नहीं मिलेगा कि सुख का पैमाना जो है या उपयोगितावाद का क्या पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना होना चाहिए सबका कल्याण, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख नहीं। खैर पढ़ाऊंगा। तो यहां पर जैसा तीसरा लिख दीजिए, नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र नैतिकता का विज्ञान है। नीति शास्त्र नैतिकता का विज्ञान है, नैतिकता का विज्ञान है। जैसे उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है, जैसे उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका अध्ययन नीति शास्त्र में किया जाता है। चौथा बात समझिए भाई, जो नैतिकता है वो सामान्यतः जो है आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के संदर्भ में है, किसी समूह के संदर्भ में है, उसमें ज़्यादा तर्क तो होता नहीं, किसी अनुमोदन की आवश्यकता तो होती नहीं। तो जो नैतिकता है वो कोई कार्य किया जा रहा है, कोई व्यवहार किया जा रहा है, जब कोई मनुष्य कोई कर्म कर रहा है तो उसके कर्मों का नैतिक सिद्धांत के आलोक में हम जो है विश्लेषण करते हैं कि जो हमारी नैतिकता समाज में जो बनाया गया है उस परिप्रेक्ष्य में उसका कार्य सही है कि गलत है। इसका मतलब कि नैतिकता जो है व्यक्तिगत या समूहगत या सामुदायिक
स्तर पर ज्यादा दिखाई देती है। नीति शास्त्र केवल एक समूह व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, जो कार्य राजस्थान में हो सकता है अच्छा हो सकता है कि यूपी बिहार में वह कार्य बुरा हो, जो कार्य हो सकता है कि किसी आदिवासी समाज में अच्छा हो, नैतिक हो, वो कार्य जो है किसी जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए दूसरे क्षेत्र में अच्छा न हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नैतिकता का संदर्भ व्यक्ति और समुदाय के संदर्भ में ज्यादा दिखाई देता है। नैतिकता का संदर्भ जो है संपूर्ण जो है वो देखा जाए तो सार्वभौमिक अवधारणा के रूप में नहीं है, लेकिन नीति शास्त्र का संदर्भ व्यापक है। अभी बताया, क्लियर हुआ? लिख दीजिए नंबर 4। नैतिकता में नैतिकता कर्म आबलिक व्यवहार पर लागू होती है। कर्म आबलिक व्यवहार पर लागू होती है और सामान्यतः किसी व्यक्ति आबलिक समुदाय द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करती है। किसी व्यक्ति या समुदाय, देखिए समुदाय का मतलब पूरा समाज नहीं होता है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो संगठन बनते हैं उनको समुदाय कहा जाता है। मान लीजिए मैं कहीं का रहने वाला हूं तो वहां पर एक कम्युनिटी है, उस परिप्रेक्ष्य से जो है वो देखा जाए तो हमको सोचना पड़ेगा, ये तो नैतिकता है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं किसी के घर किसी का डेथ हो गया, कुछ हो गया मान लीजिए, तो ऐसी दिशा में चाहे जितना बड़ा काम हो सब काम छोड़कर वहां जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समुदाय में यदि आप नहीं गए तो लोग उसको बहुत बुरे दृष्टिकोण से देखेंगे। शादी विवाह में मत जाइए, चलेगा, मरने जीने में जाना पड़ता है ना, क्योंकि उस समुदाय की मान्यता है। दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में मान लीजिए हमारा ही क्लास चलता था, हमारे बगल में एक भाई साहब हैं, उनकी माता जी का डेथ हो गया, तो हम बोले भाई साहब से गए, मान लीजिए 2 मिनट मिल लिए, मिल उल के हम बोले कि भाई साहब कहाँ? तो बोले निगम बोध घाट पर, शाम को जो है वही 6, साढ़े 6, 7 बजे करीब हम लोग कोई बात नहीं भाई साहब, मैं चलूँ ऑफिस, मैं पहुँचता हूँ। मैं फिर मान लीजिए पढ़ा उड़ा कर फिर पहुँच गया 6:30, 7 बजे। लेकिन गाँव में आप छोड़ कर जा पाते नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक बार चले गए तो फिर तो सब कर्म करके ही आपको लौटना है, बीच में तो आप जा नहीं सकते। और घर आ गए तो घर वाले जीने नहीं देंगे, पहले 2-4 बार तो नहलाएंगे आपको। लिखिए, क्योंकि वहां का नैतिकता सोच अलग है, ये मेरे कहने का मतलब। उधर लिख दीजिएगा कि उस साइड में लिखिए नीति शास्त्र में। नीति शास्त्र सामान्य पहलू को रखता है, सामान्य पहलू को रखता है, सामान्य पहलू को रखता है। यह संपूर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, यह संपूर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विचार करता है। अर्थात नीतिशास्त्रीय सिद्धांत सामान्यतः सार्वभौमिक अस्तित्व रखते हैं, सामान्यतः सार्वभौमिक अस्तित्व रखते हैं। ठीक है, 3-4 हो गया, एक और लिख डालिएगा। और नैतिकता का परिभाषा कहीं पर नीचे नोट करके 2 लाइन लिख दीजिए। इंटरव्यू में पूछेगा ना मान लीजिए, तो क्या बोलेंगे? 2 लाइन लिख दीजिए। नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है, नोट करके लिख दीजिए, वहीं पर नीचे नोट करके लिख दीजिए। नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है, नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है जो लोगों के व्यवहार को नियमित करती है। इसमें कुछ मापदंड होते हैं जो समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो समाज आबलिक समुदाय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और इन्हीं मापदंडों के प्रकाश में व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन होता है। इन्हीं मापदंडों के प्रकाश में व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन होता है। बस ठीक है।